हेलो स्टूडेंट, अभी तक पिछले वीडियो में आप लोगों ने डीएनए के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया कि डीएनए का कंपोजिशन क्या है, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, BAZ डीएनए क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग एक पॉइंट और सॉल्व करेंगे और वो पॉइंट क्या है कि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में माना जाता है और ये समझा जाता है कि जो भी माता पिता के आनुवंशिक लक्षण हैं, जेनेटिक कैरेक्टर हैं, वो डीएनए के द्वारा ही क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये भी माना जाता है कि डीएनए ही एक क्रोमेटिन मटेरियल है जो सेल में पाया जाता है। इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैरेक्टर यानी कि ये अपने जैसे डीएनए को स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। ठीक है, तो बात ये है कि अगर हम डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ एक हेरिडिटरी मटेरियल मान रहे हैं तो उसके लिए प्रूफ क्या है, हमारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि जो ये प्रूफ करे कि डीएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल है। तो आपके सिलेबस में इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके एक्सपेरिमेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एवरी ईयर हर साल इनके क्वेश्चन आपको जो है मिलते हैं। समझ रहे हो? तो हम आज उन्हीं साइंटिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि डीएनए जो है वो आखिर हेरिडिटरी मटेरियल है तो किस कारण है और उसके लिए कौन कौन से ऑब्जर्वेशन किए गए। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, इसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो आपका आता है ग्रिफिथ। ये आपके फर्स्ट साइंटिस्ट हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 1928, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव करने को या इस प्रूव करने के लिए प्रयास किया कि डीएनए एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बात समझ? तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए एक बैक्टीरिया यूज़ किया जिसका नाम है डिप्लोकोकस, ठीक है, न्यूमोनी। इसी को हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं। ठीक है, तो डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टो, ये निमोनी जो बैक्टीरिया है निमोनिया रोग उत्पन्न करता है और इसमें दो तरह के स्ट्रेन यानी कि दो तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो इसमें होते हैं। देखो, एक प्रकार के जो हैं इनको S स्ट्रेन और दूसरे प्रकार के जो हैं उनको R स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पर जो S स्ट्रेन है ये पैथोजेनिक होते हैं और पैथोजेनिक का मतलब क्या है, तो रोगजनक। और जो R स्ट्रेन है ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं यानी कि आरोगजनक। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में इन दोनों बैक्टीरिया को यूज़ किया और अपने एक्सपेरिमेंट में जिस एनिमल को यूज़ किया वो था माउस यानी कि चूहा। चूहे पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या था उसको मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ। देखो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो, इन्होंने
और आर स्ट्रेन, दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया थे उनका कल्चरेशन किया, यानी कि उनका संवर्धन किया, और फिर एक सिरिंज के द्वारा इन दोनों स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर दिया इसमें, माउस में। इंजेक्ट कर दिया, क्या देखा, जो एस स्ट्रेन वाले माउस थे, रैट थे, वो कुछ समय के बाद क्या हो गए, डेड हो गए, और जो आर स्ट्रेन के माउस थे वो लाइव रहे, यानी कि वो क्या रहे, जीवित रहे। तो इससे ये तो प्रूफ हो गया, ये जो प्रूफ हो गया कि जो एस स्ट्रेन है वो रोग उत्पन्न करता है जिसकी वजह से चूहों की मृत्यु हुई, और जो आर स्ट्रेन है वो रोग उत्पन्न नहीं करता है, इसका मतलब चूहों की मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, बात समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया थे इनको अब इन्होंने चूहों में इंजेक्ट करने से पहले हीट कर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो नेक्स्ट इन्होंने पार्ट किया वो एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया थे उनको चूहों में इंजेक्ट करने से पहले टेस्ट ट्यूब में हीट कर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और आपको मालूम है कि अगर बैक्टीरिया को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाए तो ये पास्चुराइजेशन होता है और बैक्टीरिया इससे क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जब इन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट करके, ठीक है, माउस में इंजेक्ट किया तो क्या देखा, माउस जीवित रहे। बोलो आ गई बात समझ में। तो पहली स्टेप में दोनों को अलग अलग इंजेक्ट किया, जो एस वाले थे चूहे वो मर गए, आर वाले चूहे जो थे वो जीवित रहे। दोबारा इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट करके इंजेक्ट किया, चूहे जीवित रहे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, अब देखो इन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन है इसको तो हीट किया और प्लस आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो थे उनको हीट कर दिया और जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया थे उनको एज इट इज मिक्स कर लिया, दोनों के कल्चर को मिक्स कर लिया और मिक्स करके फिर से माउस में इंजेक्ट किया। क्या देखा, जो माउस थे, चूहे थे, वो कुछ समय के बाद क्या थे, डेड हो गए, डेड हो गए। ठीक, जब इन्होंने इस चूहों के ब्लड को एग्जामिन किया बैक्टीरियल ऑब्जर्वेशन के लिए, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि इस माउस में आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन दोनों टाइप के बैक्टीरिया लिविंग कंडीशन में पाए गए, जीवित अवस्था में पाए गए, जबकि एस स्ट्रेन को तो हीट कर लिया गया था लेकिन फिर भी चूहों में वो जीवित अवस्था में पाए गए। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, जो कि ग्रिफिथ ने निकाला, वो ये था कि जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, जब इनको हीट किया गया तो इनमें कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसमें जीवित रहे, और जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं जब वो आर स्ट्रेन के संपर्क में आए तो ये जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं वो एस स्ट्रेन के उस फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट से एस स्ट्रेन में क्या थे, कन्वर्ट हो गए। जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया यहाँ जीवित अवस्था में पाए गए, एक्चुअली में ये ट्रांसफर हुए किससे, आरएनए से। ये ग्रिफिथ का कंक्लूजन था। तो इन्होंने ये कहा कि वास्तव में ये ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उस फैक्टर का है जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट करने के बाद भी उसमें
रह जाता है। और जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया यानी कि आर स्ट्रैंड के संपर्क में आते हैं तो ये फैक्टर आर स्ट्रैंड में पहुंचकर उसके कैरेक्टर को चेंज कर देता है और फिर वो नॉन पैथोजेनिक से पैथोजेनिक हो जाते हैं और इस तरह से चूहों में जो निमोनिया है वो क्रिएट होता है और चूहे मर जाते हैं। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसको ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, नाम दिया। और ये किसके लिए था? बैक्टीरिया के लिए था। तो ये था आपका बैक्टीरियम। ये जो पॉइंट है आपका वो क्या बनेगा? बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं ग्रिफिथ इफेक्ट। तो बैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रिफिथ इफेक्ट के नाम से इनका एक्सपेरिमेंट जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये भी समझ लो कि डीएनए आनुवांशिक अणु है, इसके बारे में ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट किया और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके लिए था? ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण। आर स्ट्रैंड के बैक्टीरिया एस स्ट्रैंड में ट्रांसफॉर्म हो गए। बात समझ में आई? क्लियर? देखो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो 1928 में दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि जो वो फैक्टर था वो था क्या, वो डीएनए था कि कुछ और था। बात समझ में आई? तो यहाँ पर आपके 1944 में 3 साइंटिस्ट हैं आपके, एक आपके हैं एवरी, एक आपके हैं मैक्लियोड, ठीक है, और एक आपके हैं मैककॉर्टी। 1944 एवरी, मैक्लियोड, मैककॉर्टी, इन तीनों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 1944 में री एग्जामिन किया और वहां पर उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में जो फैक्टर है वो फैक्टर एक्चुअली में क्या है? डीएनए। तो ग्रिफिथ ने उस फैक्टर को डीएनए नहीं कहा, बल्कि इन 3 साइंटिस्ट ने जब 1944 में इसका री एग्जामिनेशन किया तो इन्होंने ये बताया कि एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो डीएनए की वजह से हुआ। इट मीन्स डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। आया समझ में? क्लियर है? तो ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपका इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? फिर इसी में एक और साइंटिस्ट हैं हर्शे और चेज, इनका भी एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझा दे रहा हूं। देखो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इनका एक्सपेरिमेंट था हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज। देखो इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे आपके बैक्टीरियोफेज वायरस पर। बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में हो सकता है आप लोग जानते हो, जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। और ये जो वायरस होते हैं वो जीवाणु कोशिकाओं पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। तो हर्शे और चेज जो थे, ठीक है, इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस को इसमें यूज किया और यहाँ पर इन्होंने, अगर मतलब एक सिंपली वे में आप ये समझ लो कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो जीवाणु कोशिकाओं पे अटैक करते हैं
और जीवाणु कोशिकाओं का यूज़ ये अपने जो आप कह सकते हैं जेनेटिक ग्रोथ है उसके लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये अपने डीएनए को एंटर करते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन करके न्यू वायरस फॉर्म करते हैं और फिर वो जो न्यू वायरस है वो रिमूव होके नई बैक्टीरिया सेल पे अटैक करता है। तो ये इनकी पूरी एक साइकिल होती है जो आपने पिछले क्लासों में पढ़ी होगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पर जो हर्शे और चेज हैं इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज़ किया और वो एलिमेंट आपके थे दो कौन कौन से? एक एलिमेंट इन्होंने यूज़ किया S35, ये आपका आइसोटोप है किसका? सल्फर का। और एक इन्होंने यूज किया P32, ये आपका आइसोटोप किसका है? फास्फोरस का। ये दोनों ही आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में इन्होंने यूज किया। अब आप ये समझ लो कि अगर हम सल्फर की बात करें, तो सल्फर जो है ये प्रोटीन के ठीक कंपोजिशन में यूज होता है और अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये डीएनए के कंपोजिशन में यूज होता है। ये डीएनए के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक, अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस का जो कंपोजिशन है उसमें दो ही चीज़ें पाई जाती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आया समझ में? बात समझ में आई? तो हर्शे और चेज जो थे उन्होंने रेडियो एक्टिव S35 और रेडियो एक्टिव P32 इन दोनों का यूज प्रोटीन और डीएनए ठीक के फॉर्मेशन में किया और इस तरह से इन्होंने दो तरह के बैक्टीरियोफेज को बनाया। देखो इसको आप इस तरह समझ लो, एक इनका वायरस आपका हुआ नंबर 1, ये आपका प्रोटीन कोट हो गया है ना, और इसमें इन्होंने यूज किया क्या? S35। ठीक, बात समझ में? ये आपका हो गया नंबर 1। उसके बाद एक दूसरा जो वायरस था बैक्टीरियोफेज, उसमें इन्होंने जो डीएनए यूज किया उसमें इन्होंने P32 आइसोटोप का यूज किया। ये आपका वायरस हो गया नंबर 2। आया समझ में? तो दो तरह के वायरस को यूज किया। एक प्रकार के वायरस में जो प्रोटीन कोड था वो S35 रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसमें मिलाया और दूसरे वाले में जो डीएनए था उसमें फास्फोरस 32 आइसोटोप को यूज किया। क्लियर है बात समझ में? अब देखो, अब इन दोनों को अलग अलग बैक्टीरियल कल्चर में जो जीवाणु का संवर्धन था उसमें इन्होंने पेनिट्रेट कर दिया। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो बैक्टीरियोफेज है उनका नेचर क्या है? बैक्टीरिया सेल पे अटैक करना और अपने आप को क्या करना? रिप्रोड्यूस करना। समझ गए? तो देखो ये आपका नंबर 1 हो गया, बैक्टीरियल सेल से ही अटैच हुआ। इसी तरह से ये भी बैक्टीरियल सेल से अटैच हुआ, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई? बैक्टीरियल सेल। बात समझ में आई? अब ये जो वायरस है इसने अपने डीएनए को इसमें इंटर किया। अब जब ये डीएनए बैक्टीरिया सेल में गया तो रेप्लिकेट हुआ। ठीक, रेप्लिकेशन शुरू हो गया इसमें। ये आपका हो गया वायरल डीएनए। ठीक, आफ्टर रेप्लिकेशन में ये अपने जैसे नए डीएनए को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, क्लियर? तो जो वायरस थे
वो बैक्टीरियल सेल से अटैच हुए, इन्होंने अपने डीएनए को एंटर किया और फिर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। ठीक, अब जो न्यू डीएनए थे उनके सराउंडिंग प्रोटीन कोड बना, यानी कि न्यू वायरस फॉर्म हुए। देखो इसको ऐसे समझ लो, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, अब देखो थर्ड, न्यू वायरस यहां पर डेवलप हुए। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, न्यू बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब जब ये फुल्ली डेवलप हो गए तो क्या हुआ, बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके बाहर आ गए। सेम कंडीशन यहां, अब ये वाला आपका किसके लिए है, ये वाला, ये वायरस फर्स्ट के लिए है, और ये वाला किसके लिए है, ये वायरस सेकंड के लिए। बात समझ में आई। अब हर्षे और चेज ने क्या किया, जो ये न्यू वायरस थे, ये जो न्यू बैक्टीरियोफेज थे, इनमें क्या किया, एग्जामिनेशन किया। इन्होंने क्या देखा, जो नंबर 1 वायरस था पहला वाला, जब उसके डीएनए को एग्जामिनेशन किया गया तो उसके डीएनए में P32 एब्सेंट था, और जो इसका प्रोटीन कोड था उसमें S35 भी नहीं था। ठीक, जब इन्होंने सेकंड वाले को चेक किया तो प्रोटीन कोड में S35 था नहीं, लेकिन डीएनए को जब चेक किया तो उसमें P32 प्रेजेंट था। आया समझ में। तो मतलब क्या निकला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या निकला, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मतलब ये निकला कि जो वायरस हैं वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए के द्वारा ही अगली जनरेशन में क्या करते हैं, ले जाते हैं। इनकी जो प्रोटीन कवरिंग है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो इस वाले में जो प्रोटीन कोड है वो S35 शो करता, लेकिन इसने ऐसा शो नहीं किया। लेकिन जो सेकंड वाला था उसमें P32 पाया गया, यानी कि डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो प्रूफ होता है कि डीएनए ही वो मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। सो ये प्रूफ हो गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। समझ में बात आई। तो 2 एक्सपेरिमेंट आपके लिए मोस्ट हैं जो एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं, एक तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट और एक हर्षे और चेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको समझाया उसको आप ध्यान से समझो और इसको आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ही रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर। तो ध्यान से आप इसको समझ लो, जो कमेंट्स हैं वो आप मुझको दे सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।